आज के वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हो। आज का वीडियो काफ़ी शानदार है क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं यह एएनएम में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं। जी हां, सभी के सभी एक एग्ज़ाम में 2023 में एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से एएनएम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में अगर आप यूपी से एएनएम की आप तैयारी कर रही हैं या फिर आप बिहार से 5006 पदों के लिए एएनएम की तैयारी कर रही हैं, आपके लिए प्रतिदिन सुबह 7:30 में वीडियो इस चैनल पर डलता है, तो आप आकर उसको देख सकते हैं। इससे पहले तक 71 वीडियो डल चुका है, यह 72 नंबर का वीडियो है। तो आप सभी यूपी एएनएम या बिहार एनएचएम एएनएम का आप लोग ज़रूर जो है डेली के डेली सुबह में अटेंड करें। साथ में मैं क्विज टेस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं इसी चैनल पर कम्युनिटी में लिंक डालता हूं, जहां से जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और दे सकते हैं कि आप कितना जो है पानी में हैं, कितना आप तैयारी में हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतर, ठीक है ना, ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतःगर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण को संदर्भित करता है। यानी ग्रंथियों डैश ग्रंथियों, समझ गए ना, डैश ग्रंथियों तथा पीठिका सहित गर्भाशय के अंदरूनी सहित ग्रीवा के संक्रमण को संदर्भित करता है, उसे गर्भाशय ग्रीवा स्रोत बोलते हैं। यानी हम इसे यूटेराइन सर्विक्स जो होता है उस दोनों में इन्फ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए रोग निरोधी एक सामुदायिक पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो विटामिन ए रोग निरोधी एक कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह आता है अपन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के अंदर। ज़्यादातर स्वास्थ्य विभाग में जो भी योजना चलता है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ही अंदर आता है। ठीक है, अपरिपक्व शिशुओं को कई कारणों से तापमान जो है बनाए रखने में कठिनाई होती है, निम्नलिखित में से कौन सा वह एक कारण नहीं है। देखिए कह रहा है कि इमेच्योर बच्चा है, ठीक है, बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया, मेच्योर्ड नहीं है, अपरिपक्व है। तो अपरिपक्व बच्चे को कई कारणों से तापमान बनाए रखने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारण नहीं है। तो भूरी वसा जमाव की कमी, ठीक है ना, पर्याप्त अर्धस्वत्कीय वसा, यह कारण जो है नहीं होगा, क्योंकि जब पर्याप्त बॉडी में वसा होगा, फैट होगा, तब तो गर्मी बनाए रखने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो बी इसका राइट आंसर कारण नहीं बनेगा। बाकी सारे के सारे तीनों कारण बनेगा जहाँ पे तापमान जो है बनाए रखने में कठिनाई होती है। ठीक है ना, 8वां यहाँ पे अब क्वेश्चन दोनों एक ही साइड है तो देख ही लेते हैं। हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग करते समय, यानी हार्मोन गर्भ निरोधक का उपयोग करते समय गोली आवर्तक चक्र के 5वें दिन से शुरू होकर क्रमागत डैश दिनों के लिए मौखिक रूप से दी जाती है। तो राइट आंसर 21 दिनों तक जो है मौखिक रूप से दी जाती है। हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग करते समय जो गोली आवर्तक चक्र के 5वें दिन से शुरू होकर क्रम रूप से 21 दिनों के लिए मौखिक रूप से दी जाती है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा आंत्र संक्रमण का उदाहरण है। कौन सा एक ऐसा बीमारी है जो इंटेस्टाइन संक्रमण का उदाहरण है। तो आपको पता होगा टाइफाइड को आंत्रीय ज्वर भी कहा जाता है, जहाँ पे आंतों में संक्रमण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खसरे मीजल्स का लक्षण नहीं है। तो देखिए मीजल्स के लक्षण में शरीर का तापमान समान रहता है, नहीं, बुखार आ जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। नेत्रों से पानी आना होता है, आवाज़ की स्वर कर्कशता, मतलब आवाज़ में परिवर्तन होता है, नाक बहता है, होता है, ये पहला जो है गलत है, ये लक्षण नहीं होता है। आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगर्भता में मधुमेह के जन्म पूर्व प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है। पूछ रहा है कि सगर्भता में मधुमेह के जन्म पूर्व प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। यानी प्रेगनेंसी में, ठीक है ना, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ वाले जो भी महिला है, बच्चा के जन्म से पहले प्रबंध के लिए एक लक्ष्य कौन नहीं होता है। मान गए एक महिला है, वो डायबिटीज़ से पीड़ित है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है,
तो बच्चा को अभी जन्म नहीं दी है, तो जन्म देने से पहले यानी प्रेगनेंसी के टाइम में एक डायबिटीज़ वाले महिला को हम देख रेख करते हैं, उसमें एक कौन सा लक्ष्य जो है नहीं होगा, इन 4 में से बताना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता, तो हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता यह जो है आपको पता। अब आप खुद सोचिए कि एक महिला डायबिटीज़ से पीड़ित है, प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए क्या क्या लक्ष्य हो सकता है। तो ये तीनों लक्ष्य होगा, जैसे गर्भ तथा मातृ संबंधी उपद्रवों को रोकने के लिए, यानी गर्भ और माता से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए लक्ष्य होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर महिला डायबिटीज़ से पीड़ित है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चा और खुद महिला के लिए भी कुछ ऐसा जटिलता ना हो, इसके रोकने का लक्ष्य होता है। चूँकि डायबिटीज़ से बहुत सारे अन्य जटिलता भी हो सकता है। मधुमेह को नियंत्रित करने तथा ग्लूकोज स्तर को यथासंभव समान बनाए रखने के लिए लक्ष्य होता है। बिल्कुल होता है, अगर छोड़ दीजिएगा तो ग्लूकोज लेवल तो बढ़ते चला जाएगा, जो कि हानि देगा, तो ये भी लक्ष्य होता है। महिला संबंधियों परिवार को रोग प्रक्रिया तथा जीवन शैली में आवश्यक संशोधन के बारे में शिक्षित करना, ताकि गर्भ तथा मातृ उपद्रवों का निराकरण किया जा सके। बिल्कुल, अगर कोई भी क्रॉनिक बीमारी होता है तो उसको लाइफ स्टाइल में चेंज, उस पर एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक महिला के लिए भी उसके परिवार, उसके संबंधियों को जानकारी देना ज़रूरी है। तो ये तीनों लक्ष्य है। चौथा, हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता डायबिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब इधर देख लीजिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, हम जानते हैं जल में आसानी से बी और सी घुल जाता है, बाकी बी और सी को छोड़कर जो भी होगा सब वसा में घुलनशील होगा। तो जल में घुलनशील पूछ रहा है तो विटामिन सी राइट होगा। ओके, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपकेंद्र पर प्रदान की गई सेवा को बताता है। यानी इन कथन में से 2 कथन दिया है, ये दोनों कथन में से बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सब सेंटर पर प्रदान किया जाता है। ये सेवा है, दोनों सेवा दिया है, तो क्या ये दोनों सेवा उपकेंद्र पर दिया जाता है या कोई एक दिया जाएगा, ये बताना है। सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श तथा उचित रेफरल, तो ये बात सही है, सब सेंटर पर रेफरल किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, तो ये तो बात सही हो गया यहाँ पे। दूसरा है, शौचालय के उपयोग तथा उचित अपशिष्ट निपटान सहित स्वच्छता को बढ़ावा देना, तो सब सेंटर पर तो ये सब काम होता है, काउंसलिंग, एजुकेशन, ये सब तो होता ही है। तो ये दोनों कथन इसके लिए सही है, सब सेंटर के लिए, तो इसलिए ए बी दोनों सही होगा, ठीक है ना, ए बी दोनों सही होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारी रोग नहीं है। गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेबल नहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैर संचारी, जो कम्युनिकेबल नहीं हो, ठीक है। गैर संचारी समझ रहे हैं ना, गैर संचारी, गैर संचारी का मतलब समझ रहे हैं कि जो कम्युनिकेबल नहीं हो, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बोल रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब वो कम्युनिकेबल डिजीज होगा। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं को मृत्यु का कारण बनने वाले कम्युनिकेबल डिजीज जो है आपको यहाँ पे है, कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए, तंबाकू यह एक नॉन कम्युनिकेबल कारण है, एल्कोहल नॉन कम्युनिकेबल, मोटापा नॉन कम्युनिकेबल, लेकिन जो सुजाक गोनेरिया होता है यह कम्युनिकेबल होता है। तो यही कम्युनिकेबल ही तो पूछ रहा है, इसको कितना घुमा दिया है, एक गैर संचारी कह दिया, गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल, और फिर नहीं लगा दिया, यानी समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे आप समझ गए कि नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, तो नॉन कम्युनिकेबल नहीं है मतलब कम्युनिकेबल है, और कम्युनिकेबल इसमें तो एक सुजाक रोग ही है, तो राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक 11 तक देख चुके हैं, इधर 12 देखिए, 12 नंबर, ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण के लिए दाब का उपयोग किया जाता है। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि निर्जीवाणुकरण के लिए जो दाब का उपयोग होता है, स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव में जो दाब होता है 15 पास्कल होता है, और टेम्परेचर 121 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, दोनों पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीवाणुकरण की एक भौतिक विधि है, फिजिकल विधि है, तो फिजिकल विधि कौन सा होगा,
तो जितने भी निस्यंदन हो गया, छानना हो गया, फिल्टर हो गया, ये सब एक फिजिकल मेथड है। बात समझ गए? फिनॉल हो गया, हैलोजन, एल्कोहल, ये सब केमिकल मेथड है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ये हो चुका है। 7वां प्रश्न है, चेतना के पूर्ण विलोपन को क्या कहा जाता है, जिसमें रोगी को दर्दनाक उद्दीपक से भी उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। कहता है चेतना के पूर्ण विलोपन यानी कॉन्शियस का पूर्ण रूप से विलोप होना, खत्म होना क्या कहा जाता है, जिसमें रोगी को किसी सुई चुभोना या कुछ ऐसे पेनफुल प्रोसेस करना जहाँ पे फिर भी मरीज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, तो उसे हम लोग कोमा बोलते हैं। कोमा में मरीज चला जाता है तो आप उसको कितना भी पिन चुभो दीजिए, सुई चुभो दीजिए, कोई भी पेनफुल प्रोसेस कीजिए, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा और यह एक चेतना के पूर्ण विलोपन होता है, तो उसे हम लोग कोमा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश को चिकित्सीय रूप से जन्म के बाद स्वतः श्वसन शुरू करने तथा बनाए रखने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है कि कौन सा डैश को चिकित्सीय रूप से बच्चे के जन्म के बाद स्वतः श्वसन शुरू करने तथा बनाए रखने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वह होता है श्वास अवरोध। श्वास रोध में होता यह है, जन्म श्वास अवरोध में, कि बच्चा को श्वसन नहीं कर पाता है जन्म के बाद, उसको जो है रिस्पायरेशन फेल हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, या स्वतः वह जो है श्वसन शुरू करने में उससे दिक्कत होता है, वह श्वास अवरोध होता है। ठीक है, आगे है, अब देखिए ज्वर, बुखार में तो श्वसन अवरोध नहीं होता है, पीलिया में भी श्वसन अवरोध नहीं होता है, ब्लू बेबी में भी नहीं होता है, तो यही श्वास अवरोध ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक परामर्शदाता की भूमिका है, यानी एक काउंसलर की भूमिका क्या क्या होती है, तो निर्णय लेने में समर्थन, बिल्कुल सही बात है, कोई संवेगात्मक समर्थन नहीं, गलत, कोई अनुवर्ती देखभाल नहीं, गलत, निष्क्रिय श्रोवण, गलत, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा एक काउंसलर के लिए। ठीक है, तो ये आपका 15 समाप्त। आगे बढ़िए, तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, यानी पुरुषों में वह कौन सा हार्मोन है जो द्वितीय लैंगिक लक्षण, जहाँ पे सेक्सुअल डिजायर, ठीक है ना, जिनाइटल ऑर्गेन का वृद्धि होना, ये सब भूमिका निभाता है, वह कौन सा हार्मोन होता है, तो पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 है, खसरे के वैक्सीन की 0.5 ml खुराक डैश लगाई जाती है, किस माध्यम से लगाई जाती है, तो सब क्यूटेनियस अधत्वचकीय रूप से लगाया जाता है, सब क्यूटेनियस से। ठीक है, नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संचारित रोग है। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोमोनियाट। ठीक है ना, ट्राइकोमेनियाट जो होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला सेक्सुअल रोग है। ओके, 19 नंबर है, शरीर की सतह पर या कपड़ों में परजीवियों समानता संधिपाद के समन्वय विकास और जनन को क्या कहा जाता है, तो शरीर की सतह पर या कपड़ों पर किसी परजीवी समानता संधिपाद के समयावन विकास जनन को पर्याक्रमण कहा जाता है। ठीक है, पर्याक्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन है 19 के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम, ये भी परिवार कल्याण मंत्रालय से चलता है। मध्याह्न आहार कार्यक्रम, ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम, ये भी परिवार कल्याण मंत्रालय से चलता है। तो ये जो है, ये आपका जो है बताना है कि क्या दोनों में से चलता है, तो देखिए ऑप्शन केवल और केवल एक जो ऑप्शन है, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम चलता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणाम स्वरूप अपरिपक्व शिशु जन्म होता है। कहता है कि इसमें बताना है कि गर्भाशय असंगत इसमें कौन सा है जिसके परिणाम स्वरूप शिशु जो है अपरिपक्व जन्म लेता है। तीव्र उंडुक पुच्छ शोथ,
ग्रीवा, ग्रेव अक्षमता, गंभीर अरक्तता, मधुमेह। ठीक है, तो गर्भाशय असंगति की बात करेगा तो ग्रीवा ग्रैव अक्षमता जो होता है इसके कारण बच्चा जो है अपरिपक्व जन्म लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। डैश किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है जिसके प्रति बच्चे को सुग्राहीकृत बनाया जाता है। कहता है वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया घटित होता है जिससे बच्चे को सुग्राहिता बनाया गया है। तो ये होता है तीव्र ग्राही आघात, हाइपर सेंसिटिविटी शॉक होता है जिससे व्यक्ति को जो है सुग्राहिता भी जो है हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सीय अभिलेख को संरक्षित करने की विधि बताता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सा अभिलेख को संरक्षित करने की विधि को बताता है। तो देख लीजिए, कीट आक्रमण से सुरक्षा, अभिलेख कक्ष में अग्नि से सुरक्षा का उपाय। दोनों ऐसा उपाय है जो चिकित्सीय अभिलेख को संरक्षित करने की विधि को बताता है, जहाँ पे आप जो है मेडिकल में एजुकेशन के जरिए अगर कीट आक्रमण है उससे भी सुरक्षा और अग्नि से सुरक्षा कैसे हो इससे भी जो है आपको एजुकेशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं है, यानी इमेच्योर बेबी के, ठीक है ना, या प्री मैच्योर बेबी के देखभाल के लिए जरूरी नहीं है। शरीर के अपेक्षाकृत स्थिर तापमान तथा पर्याप्त आर्द्रीकरण को बनाए रखना है। ठीक है ना, बनाए रखना। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे फुफ्फुसपात को रोकने या उपचार करने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, पर्याप्त पोषण बनाए रखने के लिए। तो संक्रमण फैलाने के लिए कोई भी बोलेगा नहीं बोलेगा, तो ये अपन जो है नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिनमें बृहत भक्षक, बी लसिका कोशिका तथा द्रुमिका कोशिकाएं शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिजन प्रस्तुतिकरण कोशिका, यह क्या होता है, ए बी लिम्फोसाइट जो होता है यह एक आपका एंटीबॉडी सेल होता है जो आपके विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं बीमारियों से बचाता है। ठीक है ना, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, व्याधि को रोकना यानी बीमारी को रोकना, समान विधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो पहले स्तर जब भी आ जाए वह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। ठीक है ना। 27 है, कौन सा हार्मोन डेसूडा की अखंडता को बनाए रखता है ताकि आर्तव न हो। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो डेसूडा को टूटने से बचाता है, अखंडता को जो है बनाए रखता है। ठीक है ना। 28 है, डैश किसी भी समय प्राप्त, जारी तथा स्टॉक में उपस्थित मात्रा के बारे में सूचना प्रदान करता है, उसे स्टॉक कार्ड कहते हैं। इसी स्टॉक कार्ड में कितना आपका इन्वेंट्री है उसको मेंटेन किया जाता है, कितना आपके पास सामान है, कितना खर्चा हो गया, समझ गए ना। 29 है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ग्राम पंचायत के बारे में कथन सही है, वो कथन सही है केवल एक। ठीक है, यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, न कि यह पेयजल की व्यवस्था के लिए यह जिम्मेदार नहीं है। एक गलत है, ग्राम पंचायत पेयजल के लिए भी जो है जिम्मेदार है, तो यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके। 30वां क्वेश्चन है, बीसीजी के वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है। सबको पता है, यक्षमा जिसे टीबी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है। तो गृह दौरे की विधि कौन नहीं है, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें, यह गलत हो जाएगा। हमेशा दौरे को, होम विजिट को डायरी में मेंटेन करते हैं, पहले गलत हो गया, तो ये आपका पहला गलत हो गया। ओके, बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे आपको 31 क्वेश्चन कराए हैं। अच्छे लेवल का प्रश्न है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।